Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well at home. Dear students, last time in previous lecture we have studied about limitations of electromagnetic wave theory. तो उन्हीं limitations में से हमने पढ़ा था कि it could not explain black body radiations. ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि कोई भी सब्सटेंस है, एनी हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट का कोई भी सब्सटेंस है लाइक आयरन बार है, अगर उसको हीट करते हैं देन व्हाट हैपेंस। स्टार्टिंग में जब उसको हीट करेंगे पहले वो रेड कलर का हो जाता है, उसके बाद जो है रेड कलर का होने के बाद फिर वो येलो कलर का होता है। फर्दर अगर हीट करते रहे फिर येलो कलर में चेंज होगा, देन फाइनली वो वाइट कलर का हो जाएगा। और भी ज़्यादा अगर हीट कर देते हैं देन इट बिकम्स ऑफ ब्लू लाइट, फिर वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। सो कोई भी सब्सटेंस जब हाई मेल्टिंग पॉइंट का हीट किया जाता है तो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, पहले फिर येलो लाइट में कन्वर्ट होता है, फाइनली वाइट लाइट में कन्वर्ट होता है। और जैसे कि लास्ट में जो है ब्लू लाइट में, जैसे कि आपका जो गैस स्टोव होता है उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है, इस तरीके से वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की डेफिनेशन है। सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी होता है क्या है, ब्लैक बॉडी कोई भी सब्सटेंस विच इज गुड एब्जॉर्बर एंड एक्ट एज गुड रेडिएटर और एमिटर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो अच्छा एब्जॉर्बर हो, हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हो और उसको रेडिएट करने वाला, छोड़ने वाला, एमिट करने वाला भी हो, तो उस सब्सटेंस को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। यानी कि विच कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिट रेडिएशंस ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता हो, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि ब्लैक कलर का है तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, अगर कोई सब्सटेंस हीट किया जा रहा है वो ब्लैक बॉडी हो, विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज रेडिएटर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, विच कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। द रेडिएशंस एमिटेड आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जब कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसके बाद जो एनर्जी को रेडिएट करती है, एमिट करती है, तो उन रेडिएशंस को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एनी सब्सटेंस एमिट रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली, कोई भी सब्सटेंस है वो रेडिएशंस को एमिट करता है तो लगातार कॉन्टिन्यूसली करता रहता है। तो वही पॉइंट हमने लिखा हुआ है। अगर कोई सब्सटेंस रेडिएशंस को एमिट और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हेंस एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। तो अगर कोई सब्सटेंस लगातार एनर्जी को रेडिएट करता है या एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रेडिएशंस की एनर्जी है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इंटेंसिटी क्या, तेजी। अगर ज्यादा है मतलब स्टार्टिंग में अगर उसने रेडिएट करना शुरू किया तो इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। और इंटेंसिटी जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कल हमने वेव नेचर में जब पढ़ा था लास्ट टाइम, तो जो क्रस्ट या ट्रफ क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की जो डेप्थ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट कॉन्टिन्यूसली अगर करता है तो वो जो है उसकी रेडिएशंस की एनर्जी इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, अभी आपने देखा कि ये कोई भी सब्सटेंस है, यहाँ आयरन बार हमने लिया था, तो इसमें हमने किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर सकती है, तो जब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो तो वहां पर कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए। बट जब हमने हीट किया तो हमने देखा पहले रेड कलर, फिर येलो कलर, फिर व्हाइट और फिर ब्लू कलर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर
विबग्योर में आप क्या पढ़ते हैं, रेड कलर जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। कैसा होता है, लॉन्गर वेवलेंथ। और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, आपने ये पढ़ा होगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही इस साइड में क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ बट लॉन्गर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी है, रेड कलर शॉर्टर फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। तो हमने जो बात बोली है कि इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तभी जो कलर चेंज हो रहा है। A variation of intensity with wavelength at two different temperature is shown as, दो अलग अलग टेम्परेचर पर इंटेंसिटी का क्या वेरिएशन होगा इस ग्राफ में दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है। तो इस ग्राफ को हम राइट साइड से देखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले हम नीचे वाले देखते हैं। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, जैसे जैसे हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, इंटेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड इट रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है। आफ्टर दैट अगर फर्दर हम जो है वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो पहले हमने वेवलेंथ को डिक्रीज किया, वेवलेंथ को डिक्रीज करते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट आ गया मैक्सिमम पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद फर्दर अगर हम फर्दर जो है वेवलेंथ डिक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी भी वो डिक्रीज होती जा रही है। बट सेम इसमें भी है, एक हायर वैल्यू को रीच करती है उसके बाद डिक्रीज होती है, बट इंटेंसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। तो लोअर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी लोअर होती है और हायर टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी हायर होती है। तो ये क्लियर आपको। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि ब्लैक बोर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सनलाइट के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट को डाला जाता है, देन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और ध्यान से यहाँ पर देखेंगे किसी भी मेटल में जो मेटल एटम्स प्रेजेंट है तो उन मेटल एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने इंसिडेंट लाइट डाली है hν, यहाँ पर लाइट जो मेटल सरफेस के ऊपर पड़ी है, फिर यहाँ से एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है जिस स्पीड से वो मूव करता है। सबसे पहले इस ऑपरेटर को समझते हैं, उसके बाद जो ऑपरेटर्स फॉर स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यहाँ पे एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है, सील्ड ट्यूब है, और हमने यहाँ पे मेटल सरफेस को लिया है जो कैथोड है, इसके ऊपर हमने इंसिडेंट लाइट hν सनलाइट को डाला है। उसके बाद यहाँ से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब ध्यान से यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड विद द एटम्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाइंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बट जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो एक पार्टिकुलर मिनिमम अमाउंट एनर्जी की, जैसे कि μ0 मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट जब तक मेटल की सरफेस के ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मेटल की सरफेस को, अपने मेटल को छोड़ करके नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट जो उसके ऊपर इंसिडेंट करनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो देखो जब हम hν लाइट डालते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो जितनी हमने लाइट डाली hν उसमें से कुछ अमाउंट एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने में रिमूव हो गई, और बाकी जो बची है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी डाली, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनोड की फॉर्म में है, डिटेक्टर जो हमारा एनोड की फॉर्म में लिया गया है,
तो ये क्या कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे यहाँ पर डिटेक्टर पर स्ट्राइक करेंगे तो इनसे प्रोड्यूस होने वाले करंट को मेजर किया जाता है और फिर उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डिटेक्टर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल सरफेस ऑफ ए मेटल। रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, इसका मतलब क्या है, अगर हम जो इंसिडेंट रेडिएशन जो डाल रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देन मेटल सरफेस ऑफ ए मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं बाहर निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, electrons are ejected only when radiation of certain minimum required frequency radiation of certain minimum required frequency is incident on metal surface. This minimum required frequency is called threshold frequency, threshold frequency। तो इस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट बोला गया। क्या बोला गया, न्यू नोट। एंड द एनर्जी required to remove electron from surface of metal is called as work function। इसको क्या बोला गया है, वर्क फंक्शन बोला गया है। और इसकी वैल्यू क्या है, एच न्यू नोट। एनर्जी जो एच न्यू होती है तो मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी होगी एनर्जी, एच न्यू नोट हो गई। सेकेंड पॉइंट, द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड depends on the frequency of radiation incident, not on the intensity of radiation, so dear students, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, रिमूव होंगे, उनकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जो प्रोड्यूस होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, डिपेंड्स ऑन intensity of radiation, depends upon intensity of radiation।
यानी कि समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन्स की जब मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया मेटल की सरफेस से जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से जाएगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो डाली गई है उसके ऊपर, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी मतलब तेजी होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी सप्लाइड जो है, एनर्जी इंसिडेंट जो है हमने डाली कितनी थी एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या है आपका, वर्क फंक्शन जो एनर्जी यूज हो गई है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करने में एच न्यू नॉट, और रिमेनिंग क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन साथ में मैंने इसका कर दिया है, अलग से दे रखा है, बाकी मैंने इसी में बता दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट्स, that theory is Planck quantum theory, and electromagnetic wave theory explained the wave nature of the matter, and this theory explains the particle nature of electromagnetic radiation। जो भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने, और यहाँ पर है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। This explains that electromagnetic radiations are of particle nature, and this theory was given by Max Planck in 1900। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उनको जो है इसने भी एक्सप्लेन किया है प्लैंक ने 1900 में। तो मेन पॉइंट्स के थ्योरी के ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पहला पॉइंट बोला गया था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी सोर्स से रेडिएशन जो एमिट होती है ये एब्जॉर्ब होती है, वो कॉन्टिन्यूसली होती है। बट यहाँ पर इसने क्या कहा है, रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती बट डिसकॉन्टिन्यूसली होती है। और किस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है लगातार ऐसे नहीं है कि जैसे रेज की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में लगातार चल रही है, ऐसे नहीं होता। वो रुक रुक के पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जैसे मान हम गोलियां ले जो है हाथ में और उनको कैसे फेंक फेंक के मारे, तो एक के बाद एक गोली जो हम फेंक रहे हैं तो ईच ईच टेबलेट या ईच जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी गोली हम फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही जो एनर्जी है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया है क्वांटम। सिंगल पैकेट को हमने नाम दिया क्वांटम। और अगर इन केस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो उसी क्वांटम को क्या नाम दिया गया है, फोटोन नाम दिया गया है। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटम की एनर्जी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा H, E इज इक्वल टू H न्यू, और H क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट नाम दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग। और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 अर्ग्स जूल। अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। तो मोस्टली ये वैल्यू यूज होती है नीचे वाली 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड वैल्यू यूज होती है। नेक्स्ट है अर्ग सेकंड। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब। अब ये टोटल अमाउंट जो एनर्जी की एमिट या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी के द्वारा वो क्या होती है, इन ईच क्वांटम का होल नंबर होती है। मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो है 10 जो है क्वांटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की है, तो अगर n क्या है 10 जो है आगे इंटीजर लग जाता है तो n क्या है E इज इक्वल टू NH न्यू। ये कहाँ से आया है, इसी से आई है। एक क्वांटम की एनर्जी है ये। अगर किसी बॉडी ने n नंबर ऑफ
क्वांटम्स या क्वांटा एन नंबर ऑफ अगर उसने एमिट या एब्जॉर्ब किए हैं तो आगे एन आ गया है, तो एन क्या इंटीजर होता है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। आई होप ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर क्लियर एंड यू आर clear all about from the electromagnetic theory then to the black body and to the Planck quantum theory. So dear students, आपको इन्हीं थ्योरीज को याद करना है और इनको अच्छे से जो है मैनिपुलेट करना, माइंड में ध्यान रखना है कि किस तरीके से सीरीज में हम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्पेक्ट्रा से रिलेटेड पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।